स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पेपर 2 का। और क्वेश्चन 1 डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, और ये तो हर साल आउट है कि एक क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का जरूर आएगा, ऐसा कम कंफर्म हो चुका है। ठीक, तो देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या है। A temperature difference can generate EMF in some materials. Let S be the EMF produced per unit temperature difference between the ends of a wire. Sigma the electrical conductivity and K the thermal conductivity of the material of the wire. कप्पा भी बोल सकते हैं इसको, इस सिंबल को। ठीक है, लेकिन ये सिंबल मैं बना नहीं पाऊंगा तो मैं इसको स्मॉल के से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये वाला मैं स्मॉल के लिखूंगा ऐसा। The thermal conductivity of the material of the wire taking M, L, T, I and K as dimensions of mass, length, time, current and temperature respectively. ठीक है, the dimensional formula of the quantity Z बराबर S square sigma by K कप्पा। तो शुरू करते हैं भाई लोग, है ना। सबसे पहले S, ये नई क्वांटिटी आई है, ये क्या है? ये है EMF पर यूनिट टेम्परेचर। टेम्परेचर की तो यूनिट पता है K। ठीक है, या ईएमएफ की जगह आप वोल्ट भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर यूनिट के। और वोल्ट की जगह आप चाहें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब जानते हैं क्या हुआ? वर्क की यूनिट। ठीक है, पर यूनिट चार्ज मतलब जानते हैं क्या है? क्यू अभी लिख देता हूँ। चार्ज फंडामेंटल यूनिट नहीं है भाई, तो चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? करंट इंटू टाइम। तो आई इंटू टी इंटू के, ये आ गया एस की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ वर्क। अब सिग्मा पर आते हैं। सिग्मा की डायमेंशन क्या होगी? सिग्मा के लिए फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। वी इक्वल्स टू रो एल अपॉन सॉरी 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए इंटू करेंट होता है। तो यहाँ से बच्चों सिग्मा की वैल्यू अगर आप ढंग से देखें तो ये आ जाती है एल अपॉन एल आई अपॉन ए वी। तो सिग्मा की डायमेंशन भी हम बढ़िया से बता सकते हैं। ये एल की डायमेंशन तो एल होगी, आई की डायमेंशन आई होगी, ए की एल स्क्वायर। और वोल्टेज क्या आ गया? ये तो वोल्टेज तो फिर से वही आ गया क्या बच्चा? डब्लू अपॉन आई टी। अभी देखा ना, है ना। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज सिग्मा की हमारे पास डायमेंशन आ गई आई स्क्वायर टी अपॉन एल डब्लू। डब्लू मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है डब्लू यहाँ पर भी आया है, डब्लू यहाँ पर भी आया और थर्मल कंडक्टिविटी में भी आएगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी पता है कहाँ से आती है? डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू के। अगर आपको पता है फॉर्मूला के ए बाई एल, यहाँ से आती है। इस के को मैं स्मॉल के से डिनोट कर रहा हूँ जैसा मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि कप्पा में बना नहीं पाऊंगा। ठीक, तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी पता है क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो डब्ल्यू बाई टी अगर मैं डायमेंशन वाइज बात करूँ तो, ठीक है, अगर इन सब की डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ तो के की डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों? के की डायमेंशन आ जाएगी डब्लू, और डब्लू आ गया। ठीक है, एल ऊपर गया, एल की डायमेंशन अपॉन ए नीचे आया, एल स्क्वायर टेम्परेचर का कैपिटल के, तो ये आ जाएगा डब्लू अपॉन एल के, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब जरा वो फॉर्मूला देख लेते हैं जो बोला गया है। जेड बराबर एस स्क्वायर सिग्मा बाई कप्पा। एस स्क्वायर ये रहा, तो डब्लू स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर टी स्क्वायर के स्क्वायर। सिग्मा सिग्मा ये रहा, आई स्क्वायर टी अपॉन एल डब्लू। फिर इसके बाद ये नीचे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों? स्मॉल के से। तो स्मॉल के की क्या आ गई? डब्लू अपॉन एल के। डब्लू 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 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल बच्चों। ठीक, सही है भाई। हाँ, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अब के एल से एल कैंसिल, के स्क्वायर से एक के कैंसिल, और यहाँ पर टी बच रहा है हमारे पास, टाइम। तो टाइम बच रहा है तो कुछ ना कुछ हमने गलती की होगी, क्योंकि टाइम की पावर 1 के साथ कोई भी यूनिट आ नहीं रही है यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से। तो जो टाइम बच रहा है वो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। सिग्मा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ टाइम तो नहीं आएगा, सिग्मा में एल आ गया,
आई आ गया, डब्लू आ गया, आई टी आ गया। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू, हमने जब सिग्मा की वैल्यू रखी है, सिग्मा की वैल्यू तो, हाँ सिग्मा की वैल्यू रखने में हमने गलती की है। सिग्मा की वैल्यू रखने में गलती क्या की है, आई स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन एल डब्ल्यू, ये रख दी है हम लोगों ने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, और के की वैल्यू में टी खा गए। के की वैल्यू में टी खा गए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डब्ल्यू बाई टी था, और ये डब्ल्यू बाई टी का ये वाला टी खा गए, तो ये ऊपर टी और आएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, के से एक के कैंसिल, तो ये आ जाएगा के की पावर -1। ये देखो आप कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी डायमेंशंस के क्वेश्चन में भी, है ना। और ये मेहनत करने से होता क्या है, फंडा क्या है कि जब आप होमवर्क कर रहे होते हो या क्लास में कर रहे होते हो या नॉर्मल मतलब घर में रिलैक्स होकर कर रहे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इतना सिंसियरली नहीं करते हो, ठीक। तो क्या हुआ, तो एग्जाम हॉल में भी आप उतना सिंसियरली इसको नहीं करते हो और पहली बार में गलत आता है। जैसा कि आपने देख लिया मेरा आता है, लेकिन मुझे जेई का पेपर नहीं देना है ना, मुझे तो सिखाना है, मैं कोच हूँ, मैं बता सकता हूँ कि क्या गलती करके कैसे सही किया जा सकता है, मतलब क्या गलती करते हो और उसे सुधारा कैसे जा सकता है, उसको सही भाषा में बोलें तो, ठीक। तो मेरा ये काम, ये मैं बता सकता हूँ, तो वो बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस करें, डायमेंशंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, खासकर लास्ट मोमेंट पे इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, जो कि नहीं करते हैं लोग, और बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन, मतलब अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, काफ़ी घटिया है, बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी ना छोड़ें और घर में प्रैक्टिस करें। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, i की पावर 0, k की पावर -1, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, अगर ये हिट कर गया, आपको स्ट्राइक कर गया तो खट से स्ट्राइक करेगा, वरना अगर आपने कुछ ज्यादा कुछ सोच लिया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इन्होंने पूछा है, दो कोएक्सियल सिलेंडर है of same length with radii √2r and 2r are kept as shown in the figure, coaxial है। The charge on the inner cylinder is q and the outer cylinder is grounded, इसको ग्राउंड कर दिया है। इसको ग्राउंड करने का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या, ग्राउंड करने का मतलब है बाहर वाले पर चार्ज 0, यहाँ पर चार्ज है 0, और अंदर वाले पर -q चार्ज होगा, अंदर वाले पर -q चार्ज होगा, यहाँ पर ये वाली सरफेस पे -q चार्ज होगा, ठीक। यहां से फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसे निकलेंगी जैसे कि केवल +q, केवल अंदर वाला सिलेंडर होता तब जैसी फील्ड लाइंस होती हैं, बिल्कुल वैसी फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसी ऐसी ऐसी। ये तो पता ही होगा भाई, है ना। बाहर वाली सरफेस पे यूनिफॉर्म होगा तो गॉस लॉ से आप ये सोच सकते हो कि अंदर वाली सरफेस के चार्ज पर डिपेंड करेगा, और अंदर वाली सरफेस पे चार्ज अभी भी वैसे ही है जैसा कि बाहर वाला कंडक्टर ना होने पर होता, ठीक। अच्छा, तो अब इन्होंने जो फ्लक्स पूछा है वो कहाँ से पूछा है, द एनुलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 1/5, वो तो बाद में अपन 1/5 कर देंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसका। कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ द सेम लेंथ एल, जो सिलेंडर की लेंथ है उतनी लेंथ का एक प्लेन इन्होंने यहाँ पर शो किया, आप चेक कर सकते हैं। द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द दिस अरेंजमेंट, ऊपर से देखने पर ये दिखाई देगा, वो ये बता रहे हैं। एज इफेक्ट को इग्नोर कर दीजिए, मतलब फील्ड लाइंस को हमें आप रेडियल ही माने, एक्सियल रेडियल। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन, प्लेन से इन्होंने फ्लक्स पूछा है। अब देखना जरा ध्यान से बच्चों, अगर मैं प्लेन की फ्लक्स की बात करूं, प्लेन से फ्लक्स की बात करूं, तो ये वाला जो रीजन है, ये सिलेंडर का, इससे जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इस प्लेन को कट नहीं करेंगी, इस प्लेन को कट नहीं करेंगी। इस प्लेन को पता है सिर्फ कितना कट करेगा रीजन, कौन सी फील्ड लाइन सिर्फ इस प्लेन को कट करेंगी, मैं बताता हूँ, ध्यान देना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। सिर्फ इस रीजन वाली, ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये रीजन, सिर्फ इस रीजन की फील्ड लाइंस, ये वाला जो रीजन है भाई, देखो ओ क्या क्यों है उसका रीजन समझिएगा। ये वाला रीजन मैंने गलत बनाया है, मैं बताता हूँ कौन सा, दूसरे कलर को लेना होगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको रिमूव करता हूँ, सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ तभी समझा पाऊंगा। जो मेन चीज़ें थी वो तो मैंने बता दी हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये यहाँ से अगर मैं ऐसा कलर जो दोनों में दिखे, ये वाला,
ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक। इसके अंदर की जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस प्लेन को कट करेंगी क्या? नहीं करेंगी। इस डायग्राम के मतलब ये वाली जो फील्ड लाइंस है, ये वाली ऐसे बना के दिखा देता हूँ यार, ये वाली अंदर से नहीं आएंगी, सॉरी। ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन क्या इस प्लेन को कट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो कौन सी कट करेंगी? इस प्लेन को यहां तक की, मतलब मैं बनाता हूं, ये यहां से लेकर के ये वाली फील्ड लाइंस केवल इस प्लेन को कट करेंगी। ये वाली इस रीजन से कट करना है ना, केवल बस यही दो रीजन हो सकता है, अंदर तो फील्ड जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये चार्ज ट्रैप हुआ है बच्चों, ये जो चार्ज ट्रैप हुआ है सिलेंडर का, सिर्फ इस चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होंगी, इस चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस परपेंडिकुलर सरफेस को कट कर पाएंगे। क्यों भाई, समझ में आ रही है बात? ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये वाली, ये सरफेस, ये अगर पूरा बनाते हैं तो इस सरफेस को वही तो कट कर पाएगी, ठीक। सही। अब देखो ये एंगल निकाल लेते हैं अपन। अपन क्या करने जा रहे हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं। इस पूरे चार्ज की अगर मैं बात करूं तो पूरे पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो मैं कहूंगा 2 पाई एंगल पे कितना चार्ज घूमा है? क्यू। तो इतने एंगल में कितना चार्ज ट्रैप हो जाएगा, बस यही निकाल लेते हैं। अब ये एंगल कैसे निकालें, देखना जरा ध्यान से। ये लेंथ देखो दी गई, नीचे देखो आर, ये बच्चों आर है। पहली वाली रेडियस क्या है? √2r। तो उससे ये एंगल कितना आ गया? 45 आ गया। अच्छा, दूसरी वाली रेडियस 2r दी है, दूसरी वाली रेडियस 2r दी है भाई, ये r दिया, ये 2r दिया, तो ये 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना बचा? 60, मतलब -45। 60 -45 कितना हो गया? 15 डिग्री, ठीक। तो कितने एंगल का चार्ज से फ्लक्स जो लिया जा रहा है वो कितना एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर। कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। 2 पाई रीजन में क्यू चार्ज, 2 पाई रीजन से क्यू चार्ज, क्यू चार्ज का मतलब Q/ε0 फील्ड लाइन निकल रही होगी, फ्लक्स निकल रहा होगा। तो π/6 वाले हिस्से से कितना निकलेगा? तो आप क्या बोलोगे? Q/ε0 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू π/6। क्या भाई लोग, π/6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये बताइए? तो ये आ गया Q/12ε0, ये आ गया। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E/K होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया गया है चेक करो, 5 दिया गया है। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का तो Q/2ε0 होगा, लेकिन इसका 1/टाइम्स मतलब 1/K टाइम्स, तो 5 कितना आ गया? Q/60ε0 इज द आंसर। तो Q/60ε0 इस रीजन से फ्लक्स जाएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना है? Q/K/ε0, जो कि 2 पाई रीजन से जा रहा है भाई, देखो ना, ये 2 पाई रीजन से जा रहा है, 2 पाई रीजन से टोटल। मैं तो पूछ रहा हूँ इतने रीजन से जो क्या जा रहा है, तो आप यही तो कहोगे भैया इतना एंगल, तो 2 पाई से पूरा जा रहा है, तो इतने एंगल से कितना जा रहा है? पूरा कितना जा रहा है? Q/K/ε0। Q/K मतलब Q/5ε0, है ना। इसको यहाँ पर चाहो तो यहाँ से ये बात शुरू कर सकते हो, यहाँ से ही 5 रख सकते हो आप लिखा हुआ, ठीक बच्चों। तो आंसर क्या हुआ? Q/60ε। तो सी आंसर इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, पेपर 2 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चा पार्टी, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 केस दिए गए हैं और दोनों केस में तो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज शोन इन द फिगर, यूनिफॉर्म रॉड OO डैश ऑफ लेंथ L इज हिंज्ड एट द पॉइंट O एंड हेल्ड इन प्लेस वर्टिकली बिटवीन 2 वॉल्स। दोनों केस में है ऐसा, ठीक। यूजिंग 2 massless spring of same spring constant, ठीक है। The springs are connected at the midpoint and at the top and O dash of the rod as shown in figure 1, and the rod is made out to oscillate by a small angle displacement. The frequency of oscillation of the rod is f1. On the other hand, if both the springs are connected at the midpoint of the rod as shown in the figure 2, तो frequency of oscillation f2 है। स्मॉल ऑसिलेशन इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है।
इग्नोरिंग ग्रेविटी एंड एज्यूमिंग मोशन ओनली इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम, द वैल्यू ऑफ F1/F2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, एक एक करके समझते हैं जरा। सबसे पहले पहला वाला केस लेते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा वो समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है भैया रॉड। ठीक, अब इस रॉड में हाँ, इस रॉड में हम अगर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दे थीटा एंगल से, जो कि बनाया तो बड़ा ही है यार, लेकिन वही है, फिर छोटा ज़्यादा बनाऊंगा दिखेगा नहीं। तो थीटा एंगल से अगर डिस्प्लेस किया बच्चों, तो ये जो लेंथ होगी ये अप्रॉक्सीमेटली एल थीटा होगी। तो ये वाली जो स्प्रिंग होगी, ये वाली, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन भी एल थीटा होगा। ठीक, तो बच्चों ये जो फोर्स लगाएगी वो लगभग 90 डिग्री पर लगाएगी, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, और फोर्स कितना होगा, के एल थीटा। इन द सेम वे जो मिड पॉइंट वाली जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो जाएगी। कितना एक्सटेंड होगी, चूंकि ये डिस्टेंस L/2 है, तो उसमें जो एक्सटेंशन आएगा वो L/2 थीटा आएगा। तो टॉर्क बताइए भाई कितना लगेगा इस रॉड में। तो सेंटर से नीचे वाले पॉइंट से ये वाली स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो होगा KL/2 थीटा। के एक्स फोर्स हो गया, और डिस्टेंस कितनी है, L/2, तो ये टॉर्क आ गया। ठीक, ऊपर वाले के कारण टॉर्क सेम सेंस ऑफ रोटेशन में ही होगा, तो ये होगा KL थीटा इंटू एल, ये आ गया टॉर्क। ये टॉर्क बराबर आई अल्फा होगा, विद साइन रखेंगे तो माइनस भी आ जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आती है एल, ये आती है KL² 5/4, और नीचे आ गया आई, ये आ गया थीटा। ये आ गया फर्स्ट केस में। तो और ये हो गया ω1², क्योंकि आपको पता होगा अल्फा बराबर -ω² थीटा से कंपेयर किया गया इसको। हाँ, सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा भाई लोग, सेकेंड केस में ये रॉड यहाँ थोड़ी सी फिर से डिस्प्लेस कर दी थीटा एंगल से, और देखते हैं वर्टिकल से अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो क्या क्या हो सकता है। तो ये थीटा यहाँ पर दोनों ही मिड पॉइंट पर है, तो दोनों में लॉन्गेशन कितना होगा, L/2 थीटा। तो दोनों लोग फोर्स इस साइड लगाएंगे, और कितना लगाएंगी, KL/2 थीटा प्लस KL/2 थीटा। तो कितना आ गया, KL थीटा। तो टॉर्क कितना हो गया, KL थीटा इंटू L/2। भाई डिस्टेंस तो L/2 ही है, बराबर आई अल्फा। विद साइन रखोगे तो रिस्टोरिंग नेचर भी देखना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू आती है -KL²/2I थीटा। ये है ω2 का स्क्वायर। तो ω1/ω2 पूछा गया है शायद, हाँ, ओमेगा मतलब F1/, ओमेगा बराबर क्या होता है पता है ना बच्चों, 2πf होता है। तो F1/F2 बराबर ω1/ω2 कह सकते हैं, क्योंकि 2π तो कैंसिल हो जाएगा। और ये देखें कितना आता है, ये रूट के अंदर ले लेते हैं। ω1 कितना है, 5KL² 4i डिवाइडेड बाई KL² 2i। ये आ गया, आई से आई कैंसिल, KL² से KL² कैंसिल, 2×2 = 4, तो ये आ गया √5/2। तो ये आता है रेशियो। √5/2 दिया है क्या ऑप्शन में, तो चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन 2, बी √2, सी √5/2। ठीक, और डी √2/5। √2/5 तो नहीं होगा, समझ में आ गया, तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी बड़ी अजीब सी है, और ये जेई ने बोनस किया है, मतलब इसमें सबको मार्क्स अवार्ड किए हैं। क्यों किया है जेई बताता तो नहीं, बस गेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जब आया था तो क्वेश्चन में गलती तो समझ में आ ही गई थी कि, और जेई ने क्या सोच के सॉल्व किया है, वो किया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा करके। लेकिन लोचा है, लोचा पता है क्या है, लोचा ये है कि जो इसमें लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर स्टार ऑफ मास m2 किलोग्राम रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg विद m1 greater than m2। ठीक है, मच मच greater than m2। द हैवियर स्टार slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kilogram per second. In this transfer process there is no other loss of mass. If the separation between the centers of the star is at r, then its relative rate of change 1/r dr/dt is given by। अब इसमें दिक्कत ये है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप लगाओगे तो उसके लिए मास जो है सेम रहना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई आपने कहा कि देखो भैया ये इसके चारों तरफ घूम रहा है और इसका मास कम होता जा रहा है ना, तो हमने कहा mvr बराबर कांस्टेंट, फिर हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने सर्कुलर ऑर्बिट में हमने क्या डाला, आंसर कैसे निकाला बता देता हूँ।
अंडर रूट जी एम बाई आर डाल दिया इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट लेकर के, उसका डिफ्रेंशिएट किया और ब्ला 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 आंसर आ गया। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये जो मास है ये जो कम हो रहा है डी एम बाई डी टी आप कह रहे हो जो आपने यूज़ किया एंगुलर मोमेंटम में, वो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्यों है? क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये जो मास है इसने कुछ मास छोड़ा होगा तब तो इसके पास पहुंचा होगा, वो पहुंचा कैसे, वो किस रास्ते से गया? अगर आपने कहा कि नहीं वो रेस्ट पर आ गया, ये आगे बढ़ता गया, तो वो रेस्ट पे आ ही नहीं सकता क्योंकि उसको यहीं आना है, क्योंकि उन्होंने कहा देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास, तो उसको आना यहीं पड़ेगा। आएगा किस रास्ते से? अगर आना है तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का कुछ पार्ट वो भी ले जाएगा, है ना भाई? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। और आपने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ किया जाएगा कि रेडियल डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल नहीं होगी, तो भैया इनको भी रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से सोच लो, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रह जाएंगे। तो इस कारण से जो मुझे लगता है बोनस किया है ना, कुछ आप मतलब इन्होंने ऐसा मान लिया है कि वहां पर मास डिसअपियर हो रहा है, यहाँ अपियर हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है भगवान जाने। उसके बाद भी माइनस नहीं आएगा, उसके बाद भी प्लस आएगा, वो भी देखा जा सकता है। तो ये इस कारण से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 4 बोनस हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻8 कूलम is kept at a distance of 20 centimeter from the neutral conducting sphere of radius 10 centimeter. ओके 10 सेंटीमीटर का न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या हुआ, इसका चार्ज 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 20 सेंटीमीटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इसका सेंटर सी पर मान लेते हैं। ठीक, द स्फेयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फेयर इज मेजर्ड। इसके बाद इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, तो एक स्विच लगा देते हैं, वो हम स्विच क्लोज कर देंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 centimeter further away from the center of the sphere along the radiant direction। उसके बाद इसको 10 सेंटीमीटर हटाया जाता है ग्राउंडिंग हटा करके। taking 1/4 pi epsilon naught equals to 9 into 10⁻9 Newton meter square per coulomb square, where epsilon naught is the permittivity of free space, which of the following statement is are correct? पहला, before the grounding the electric potential of the sphere is 450 वोल्ट। बिफोर द ग्राउंडिंग पोटेंशियल कैसे निकालें भैया, सिंपल सी बात है, 10⁻⁻8 सामने चार्ज रखने पर क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस अपीयर होगा इंड्यूस चार्ज, यहाँ पर प्लस इंड्यूस अपीयर होगा। लेकिन इन सारे चार्ज की डिस्टेंस अगर पॉइंट सी से देखेंगे तो सेम है। और आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों किसी भी चार्ज के कारण, KQ/R। ये सारे पोटेंशियल सेम रेडियस पे है। तो मान लीजिए ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, तो इनके कारण C पर पोटेंशियल क्या लिखोगे, KQ1/R प्लस KQ2/R प्लस KQ3/R एंड सो ऑन करते जाओगे। ध्यान से देखो तो KQ/R कॉमन K/R कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। ठीक, टोटल चार्ज का समेशन बचेगा जो सरफेस पे है। लेकिन ये क्या है, स्टार्ट न्यूट्रल दिया हुआ है, मतलब टोटल चार्ज समेशन कितना है 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। तो बताइए पोटेंशियल की वैल्यू जो इंड्यूस चार्जेस हैं, अगर वो टोटल इंड्यूस चार्जेस QI है, टोटल QI है, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से क्या लिखोगे, KQI/R लिखोगे समेशन ऑफ Q। लेकिन टोटल इंड्यूस चार्ज है क्या फर्स्ट केस में 0, तो इसके खुद के कारण हो गया 0 प्लस 10⁻⁸ कूलम जो चार्ज रखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं हम लोग, तो उसके कारण कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 1/4 pi epsilon naught KQ/R। Q की वैल्यू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई R कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 लिख सकते हैं भाई लोग। ठीक, तो ये आ गया 900/2 मतलब 450 वोल्ट। और ए ऑप्शन में बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो गया है। चार्ज
flowing from the sphere to the ground because of the grounding is 5 into 10 to the power minus 9। चलिए भैया अब इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ये है स्फीयर, इसको कर दिया ग्राउंड। ग्राउंड करने से मान लेते हैं इस पर चार्ज आ गया क्यू आई। क्यू आई क्या, क्यू आ गया। अच्छा ये स्फीयर कहाँ रखा है, कैपिटल क्यू मतलब 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। ये रखा है यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर, और रेडियस कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था स्फीयर पर इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल अगर निकालोगे तो सीधा सीधा के क्यू बाई आर आ जाता है, क्योंकि के क्यू वन बाई आर प्लस के क्यू टू बाई आर प्लस के क्यू थ्री बाई आर, तो सारा समेशन ऑफ चार्ज आएगा ना सरफेस का बच्चों। ठीक है, प्लस 10 टू पावर माइनस 8 के कारण, 10 टू पावर माइनस 8 के कारण जो पोटेंशियल है वो कितना है, तो अभी भी थोड़ी देर पहले ही तो निकाला है, वो 450 वोल्ट है। ये बराबर अर्थ करने के बाद जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ करने का मतलब है पोटेंशियल इसका अर्थ के पोटेंशियल के बराबर है जो कि जीरो है। उसके लिए कुछ चार्ज फ्लो किया होगा, या इस पर कुछ चार्ज आया होगा, या इससे चार्ज कुछ गया होगा, वही हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, अपॉन आर, अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू 0.1 है, बराबर माइनस 450, ठीक, इंटू क्यू। ठीक है बच्चा लोग, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है बेटा, क्यू की वैल्यू यहाँ से आती है ये आ गया 9 पन्ना 45 50, तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ये चार्ज आ गया लेकिन माइनस साइन के साथ, तो इतना चार्ज इस पर आ जाएगा। नया चार्ज कितना आ जाएगा, -5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक, ये चार्ज आ गया। तो फ्लो कितना किया होगा, पहले जीरो था, पहले जीरो था अब माइनस में बचा। कोई चीज तुम्हारे पास पहले जीरो थे, अब तुम उधारी में आ गए, तो तुमने पैसा दिया होगा ना भाई, कितना दिया होगा, सेम अमाउंट। तो फ्लो कितना किया टुवर्ड्स द अर्थ, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम फ्लो किया होगा। तो आंसर देखते हैं भाई, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्राउंडिंग इज बिल्कुल सही है। आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑफ द स्फीयर इज -5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये भी सही है, क्योंकि रिमूव करने के बाद चार्ज कहीं जाएगा नहीं, तो ये बात भी सही है। द फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। ये कह रहा है फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल मतलब जब उसको 10 सेंटीमीटर और दूर ले जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फाइनल पोटेंशियल कितना होगा भाई लोग, है ना। तो 10 सेंटीमीटर और दूर ले गए, तो इसके कारण तो क्यू के कारण तो पोटेंशियल -450 ही रहेगा जो पहले था, क्योंकि चार्ज चेंज हुआ नहीं है, प्लस नया वाला जो मतलब ये जो नई डिस्टेंस पे 10 टू पावर -8 को रख दिया है, इसके कारण देख लेते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर के क्यू अपॉन आर। आर की वैल्यू 0.3 आ जाएगी बच्चों इस बार, है ना। तो 90 आ गया, ये 30 हो गया बच्चों, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -450 प्लस 9 27 270, नहीं सॉरी 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 300, ये आ गई, मतलब -150 वोल्ट। दिया कितना बच्चों, दिया है 300 वोल्ट। प्लस तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होगा, क्यों, जिसके कारण पॉजिटिव था वो तो 10 टू पावर -8 कूलम, उसकी डिस्टेंस हो गई ज़्यादा, तो उसके कारण पोटेंशियल हो गया कम। सरफेस पे था नेगेटिव चार्ज, वो रहा उतना ही, तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही होना था, तो प्लस तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो डी ऑप्शन में इन्होंने दिया है द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट, जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर्स आर ए बी सी, और यही जेई ने भी ये आंसर दिए थे। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स each of focal length f are facing each other as shown in the schematic diagram. The focal length f is much larger than the size of the mirror. मतलब पैराएक्सियल assumption आपको लेना है। A glass slab of thickness t and refractive index n naught is kept equidistant from the mirrors and perpendicular to their common principal axis. A monochromatic point light source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the schematic diagram. For the range to be formed on, for the image to be formed on S itself, which of the following distances between the two mirror is are correct? यार एक इंटरेस्टिंग बात तो ये जानो कि ये क्वेश्चन जो है
लोग बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व करते हैं, आपको पता है ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है किसका, किस बुक का, एससीवी का, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का। एससीवी साहब ने क्या पूछा है, उन्होंने कहा है बीच में स्लैब नहीं लगाई है और स्लैब के कारण शिफ्टिंग दुनिया को पता है यार कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताइए बीच मिरर के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ताकि इसकी इमेज वहीं पर बने। तो दो केस बनते हैं बच्चों, एक तो फोकस पे होगा, ठीक, तो फोकस पे अगर हुआ तो यहाँ से निकलने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी और उसके बाद फिर से यहीं पर आ जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुआ तो क्या होगा, वापस से रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ बच्चों तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी बच्चों। क्लियर? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात और सुनो, इसके अलावा सब लोग कहते हैं सर और कोई केस नहीं हो सकता। देखो भैया ऐसा है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह इमेज बनना है और दो चीज़ें हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से निकलने वाली लाइट रे के लिए कहीं इमेज बने, मान लीजिए कहीं पर इमेज बने और वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो और फिर ये इसके लिए इमेज हो, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही होगा। और आपको पता है इमेज की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इमेज रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसके फर्स्ट वाले के कारण जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है और फिर ये इसके लिए इमेज बन जाए, तो इसका मतलब तो यही हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि सब कुछ सिमेट्रिक होना चाहिए। और सिमेट्रिक अगर बात करें तो सिमेट्रिक में सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है? सिर्फ पॉसिबिलिटी ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस। ठीक, अच्छा अब आते हैं तीसरी बात पर, वो ये कि स्लैब लगा रखी है, स्लैब लगा रखी है तो साहब उससे क्या होगा, तो जानिए भाई स्लैब लगाने से क्या होता है। स्लैब लगाने से अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है बच्चों और स्लैब की थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक, तो स्लैब लगाने से क्या होता है, यहाँ पर जो रे अगर गई इस तरफ तो शिफ्टिंग हो जाती है और शिफ्टिंग का अमाउंट होता है टी वन माइनस वन बाई म्यू की। मतलब यहाँ वाले ऑब्जेक्ट के लिए, जो यहाँ वाले डिवाइस के लिए, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए जो रेज आती हुई अपीयर होंगी वो इस डिस्टेंस से टी वन माइनस वन बाई म्यू डिस्टेंस आगे से आती हुई अपीयर होंगी। ठीक, अब हम चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब हम ये चाहते हैं कि इससे आने वाली डिस्टेंस इसको कहाँ से आती हुई अपीयर हो, या तो f से आती हुई अपीयर हो या फिर 2f से आती हुई अपीयर हो। ठीक, अपीयर हो का मतलब इतनी शिफ्टिंग होने के बाद, आगे की ओर शिफ्टिंग होने, मिरर की तरफ शिफ्टिंग होने के बाद डिस्टेंस f होनी चाहिए, है ना। तो देखिए जरा, इस आधी स्लैब होगी ना, बीचों बीच रखा है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ये आधी स्लैब t/2 और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो आधी स्लैब के कारण शिफ्टिंग कितनी होगी बच्चों, आधी स्लैब के कारण शिफ्टिंग होगी t/2 1 माइनस वन बाई म्यू, ये आगे की ओर शिफ्टिंग होगी, ध्यान रखना। ठीक, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या होने वाली है, कम होने वाली, शिफ्टिंग के कारण। कितनी कम होने वाली, इतनी ही कम होने वाली है ना भाई। तो इतनी पहले से अगर बढ़ा दें और प्लस f कर दें तो बोलो भैया ये आंसर होगा कि नहीं होगा। तो एक आंसर हो गया बच्चों f प्लस t/2 1 माइनस वन बाई म्यू, एक मिरर से डिस्टेंस, लेकिन दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस है तो इसका डबल हो जाएगा। सेकेंड केस में फोकस की जगह क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेकेंड केस में ट्वाइस ऑफ 2f प्लस t/2 1 माइनस वन बाई म्यू, ये दो आंसर होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं बच्चों ये दो आंसर कहाँ दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन में 4f तो यहाँ से आ रहा है 4f प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये वाला 2 गायब हो जाएगा, t1 माइनस वन बाई म्यू, ठीक है, एंड नॉट इन्होंने दिया, बात बढ़िया है। अगला वाला 2f प्लस t/2 1 माइनस, ये भी सही है। तीसरा वाला देखो, अब देखो तीसरा चौथा बाकी की पॉसिबिलिटी मान लो हो भी सकती होती जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है ये नहीं होगा, ना ये होगा। ठीक भाई, क्योंकि ये शिफ्टिंग नहीं होती है। तो आंसर ए एंड बी आर करेक्ट। तो जेई ने भी इसके आंसर ए और बी दिए थे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है अब स्क्रीन पर।
बस 1 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ये लीजिए सरकार, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या कहता है, 6 infinitely large and thin non-conducting sheets are fixed in configuration 1 and 2 as shown in the figure। सबसे पहली चीज नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब पता है क्या है? नॉन कंडक्टिंग का मतलब बच्चों ये है कि वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये शीट है सिग्मा चार्ज डेंसिटी की, तो इसके कारण फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। कंडक्टिंग वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डेड फील्ड का। यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट शीट के कारण फील्ड होगी। किसके कारण होगी? ड्यू टू शीट, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक, कंडीशन इनफाइनाइट वाली मेंटेन रहनी चाहिए। पता चला आपने डिस्टेंस इतनी ज़्यादा कर दी कि वो इनफाइनाइट लार्ज ही नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा सेपरेशन सबके बीच की 1 माइक्रोमीटर है। द वेरियस रीजन्स बिटवीन द शीट्स आर डिनोटेड एज 1 2 3 4 5। ये इन्होंने रीजन बता दिए हैं। सिग्मा नॉट की वैल्यू दे दी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। परमिटिविटी की वैल्यू भी दे रखी है फ्री स्पेस की। खैर, in region 4 of the configuration 1, okay, the magnitude of the electric field is 0। चलिए साहब चेक कर लेते हैं रीजन 4 पे। ये है रीजन 4। ठीक है, दूसरे पेन से यूज करता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो येलो कलर से। अब जरा ध्यान से सुनना, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती तो इससे फायदा क्या हुआ? शीट, इसका नाम रखते हैं शीट ए, शीट बी, शीट सी, डी, ई, एफ। ए और बी के कारण 4 पर 0, इसी तरीके से सी और डी के कारण 4 पर 0, और इसी तरीके से ई और एफ के कारण, क्योंकि एक के कारण प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, एक के कारण माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से कैंसिल होती जाएगी फील्ड 4 पर। इसका मतलब 4 पर फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? 0। और ए ऑप्शन में दिया यही है। ठीक, अब पढ़ते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया है बच्चों, मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ। इन रीजन 3 ऑफ द कॉन्फिगरेशन 2, अच्छा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की बात चली, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए सरकार रीजन 3 देख लेते हैं, है ना। तो रीजन 3 सेकंड कॉन्फ़िगरेशन का ये है। अब देखो रीजन 3 में इस प्लस और इस माइनस सिग्मा के कारण 0 होगी, इस माइनस और इस प्लस नॉट के कारण भी 0 होगी। अब बचा सिर्फ और सिर्फ ए, इसको भी ए बी सी डी ई एफ लिख देता हूँ। सिर्फ ए के कारण और एफ के कारण फील्ड आएगी। सिर्फ किसके कारण? ए के कारण और सिर्फ एफ के कारण। तो ए के कारण फील्ड इस साइड आएगी, कितनी आएगी? सिग्मा नॉट अपॉन 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, सही है। अच्छा, फिर इसके कारण कितनी आएगी? माइनस सिग्मा नॉट बाई 2 के कारण कितनी आएगी? इसी साइड आएगी, सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा नॉट की खुद की वैल्यू कितनी है? बाई 2, तो 4 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड होकर के बच्चों कितनी हो गई? सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दिया क्या है? सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये गलत हो गया, ये सही है। अब आते हैं सी ऑप्शन पर। चलिए सरकार सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। अरे वाह, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, चलो देखते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? चलिए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट में निकालना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक पेयर ले रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट का। इसके कारण नेट फील्ड बोलिए कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? किसी भी प्लस और माइनस के बीच में अगर आप हैं, प्लस और माइनस सिग्मा नॉट के बीच में है, तो एक के कारण सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाले के कारण भी सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस डायरेक्शन इसका इसकी ओर होगा, टूवर्ड्स होगा, और एक में अवे होगा। कुल मिलाकर के दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, तो कितनी आ जाएगी? सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट की वजह से बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अब जरा ध्यान देना। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट, मतलब ए जो मैंने नाम रखे थे उसके हिसाब से ए बी सी डी ई एफ। ए और एफ के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए कितना होगा? तो मैं बोलूंगा भैया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गई फील्ड इनटू बीच की डिस्टेंस। बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5D। 5D, डी कितना है बच्चा? 1 माइक्रोमीटर। देखो ना बीच की डिस्टेंस, तो 10⁻⁻⁶ हो गई। तो ये वैल्यू देखें कितनी आ रही है? सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो,
9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों सबसे पहले तो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, ये आ जाती है 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, तो कितनी आ गई 5 वोल्ट, आ गई 5 वोल्ट, ठीक। लेकिन ये सिर्फ किसके कारण आई है बच्चों, ए और ई के कारण, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो जरा बी और सी के कारण, किसके कारण, बी और सी के कारण, बी और ई के कारण, सॉरी, बी और ई के कारण। चलो एक बात बताओ, बी और ई के कारण यहां बीच में तो फील्ड इधर होगी, ठीक है, बाहर फील्ड कितनी होगी, बी और ई के कारण, ये बी है और ये ई है, बी और ई के कारण बी बाहर फील्ड कितनी होगी, अरे 0 होगी भाई, एक के कारण प्लस दूसरे के कारण माइनस, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, खत्म हो गई कहानी, और बीच में वही फील्ड ऐड हो रही है। इसका मतलब अगर मैं ए से ई तक जाता हूं, कहां पर बच्चों, ए से ई तक जाता हूं, तो ए से ई के कारण तो एक आ ही गया जो मैंने निकाल लिया 5 वोल्ट, ठीक, गलत तो हो गया है क्योंकि केवल 5 नहीं होगा। अब आता है बी से ई, अब बी से ई में जब आप 1 में चल रहे होगे तो बी से ई में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा बी से ई के कारण, जब आप 5 में चल रहे होगे तो भी आप बी और ई के बाहर होगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ये प्लेट्स, लेकिन जब बी और ई के बीच में चल रहे होगे, हाँ, तो फिर से फील्ड कितनी होगी इनके कारण, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 3d, तो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी 10⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, तो 3 आ गया, 3 ये आ गया, 5 ये आ गया, दोनों को ऐड करना भैया, और अभी बचा है एक और बचा है, कि कौन सा बचा है, सी डी, सी डी के कारण, सी और डी के कारण, बोलिए सी ये और डी ये, इसके कारण कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होगा, यानी कि कितना आ जाएगा बताइए सरकार, ये आ जाएगा 1 वोल्ट, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 9 वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए, तो ये 9 वोल्ट होता तो ये सही होता है ना। तो अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि मुझे तो पूरा डिस्कशन करना है ना, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ भैया, अगर स्टूडेंट की तरह सॉल्व करता तो पहली बार में 5 होकर के भाग जाता, मैं तो बोल देता गलत है, आगे बढ़ जाता, लेकिन क्वेश्चन अच्छा ये है कि अगर चलो ये गलत है तो सही क्या है ना। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 इज 0। अब वही चीज कॉन्फ़िगरेशन 2 में पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए जी सरकार, अब कॉन्फ़िगरेशन 2 में यही सारी मेहनत करते हैं, ठीक है। यार मैं इसको रब करना चाहता हूं लेकिन बच्चे कहेंगे कि सर एनोटेटेड पीडीएफ चाहिए मेरे को, तो रब नहीं करता हूं, फिर मैं इसको बना लेता हूं यार। ए बी सी डी ई एफ, सिग्मा नॉट बाई 2 और माइनस सिग्मा नॉट बाई 2, ठीक है। अच्छा जी, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस सिग्मा नॉट, फिर प्लस सिग्मा नॉट, फिर माइनस सिग्मा नॉट, फिर प्लस सिग्मा नॉट, चेक कर लें सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है भैया। अब इसके बीच में ए और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब ड्यू टू ए एफ, ड्यू टू ए एफ क्या होगा, ड्यू टू ए एफ जो है वो फील्ड सिग्मा नॉट बाई 2 होने के कारण सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और कितना स्पेस है 5d, तो कितना आ गया भैया, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक बार निकाल ली हम लोगों ने, 10⁻6 आती थी, इसकी आती है डी की वैल्यू आती है 10⁻⁻6 आती है अपॉन 2, कितना आ गया भाई 2.5 वोल्ट आ गया ड्यू टू ए एफ। चलिए ड्यू टू बीई बताइए जरा, तो सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3d, अब तो खटाखट समझ में आ रही होगी बात, नहीं गलत हो जाएगा, या वहां तो सही था, वहां तो, यहाँ पर भी हमने भी गलती करी है, कॉन्फ़िगरेशन 1 में गलती की है, मिल गई गलती, देखो जरा क्या, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है बी और ई में, ये माइनस है भैया और ये प्लस है, तो फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, हाँ, तो ये -3 वोल्ट हो जाएगा, अगर वो प्लस था तो ये माइनस है, अगर वो माइनस था तो ये प्लस है भाई, एक्चुअल में तो डिक्रीज और इंक्रीज पे डिपेंड करेगा, क्या देखना चाह रहे हो, ये वाला प्लस और माइनस ठीक था, तो इसका मतलब जानते कितना हुआ, 5 में से 2 गए, 5 में 5 -3 प्लस 1, यानी कि 3 वोल्ट आएगा आंसर, 5 वोल्ट की जगह कितना आएगा बच्चों
3 वोल्ट, 3 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन पर वापस जाते हैं, उसी से तो मेरे को चमका था। बी के कारण फिर से वही आएगा, देख लो चाहो तो, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3D, लेकिन अपोजिट होगा तो माइनस लिख देते हैं, -10⁻³ -3 वोल्ट, खत्म हो गई बात यार। ठीक, और ड्यू टू सी डी अगर मैं बोलूँ तो सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी मतलब +1 वोल्ट, तो 2.5 प्लस 3.5 -3, तो कितना आ गया, 0.5 वोल्ट आया कि नहीं आया। और दिया कितना है बच्चों, इन्होंने दिया है 0, कितना दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट एंड लास्ट 0, तो ये भी गलत हो गया, तो सही कौन सा हुआ, केवल ए। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते हैं भैया ये किस खेत की मूली है। क्वेश्चन नंबर 8, ओहो, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया हुआ है उस समय जिस समय पेपर आया था, अभी दोबारा से सॉल्व करता हूं इसको। क्योंकि अब तो करना है डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद a hot reservoir kept at temperature of 1000 Kelvin is 0.4, ठीक है। It extracts 150 joule of heat per cycle from the hot reservoir. The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump. ओहो, क्या बात है, इंजन था फिर हीट पंप था, which has a coefficient of performance 10. The hot reservoir of the heat pump is at temperature of 300 Kelvin. Which of the following statement is the correct? समझ में ऐसे तो देखो कुछ आ नहीं रहा है, तो डायग्राम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं सरकार। हॉट रिजर्वायर, तो इसको लिखते हैं TH, इधर थोड़ा बनाते हैं ताकि इस साइड आ करके TH, ठीक है। ये है वो इंजन, अब ये करता है वर्क, यहाँ से 150 जूल की हीट एक्सट्रैक्ट करता है, QH बोलते हैं हम लोग इसको, पता ही होगा भाई। ये हो गया 1000 केल्विन पर, ठीक, और ये हो गया लोअर टेम्परेचर पर TL। यहाँ से उसने हीट खींची है, यहाँ पर हीट दी होगी और उस चक्कर में यहाँ पर वर्क कर दिया होगा। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी दी है बच्चों, 0.4 दी है, तो एफिशिएंसी 0.4 बराबर 1 माइनस TL अपॉन TH। ये फॉर्मूला सुना है आप लोगों ने, अगर सुना है तो अच्छी बात, नहीं सुना है तो भैया सुन लीजिए। TL बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.4 0.6 इंटू 1000 600, तो ये आ गया टेम्परेचर बच्चा 600 केल्विन, आ गया ये, ठीक है। अब वर्क की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं भैया, W अपॉन Q इन, है ना, और ये किसके बराबर है, 150 जूल लिखा है, Q जो लिया गया है वो एफिशिएंसी में नीचे आता है। अच्छा, एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, 0.4, तो भैया W की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 60 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 60 जूल, तो 60 जूल का वर्क हो गया। ठीक, तो ये वर्क है 60 जूल का, और ये है TH और ये है TL। अब इन्होंने कहा यही वर्क यूज किया जा रहा है किसमें, हीट पंप में। चलिए इसको यूज कर लेते हैं, ये है हीट पंप, क्या है ये, हीट पंप, इसको हम यूज करते हैं एज ए हीट पंप। हीट पंप, ठीक, ये वर्क यूज किया गया। अब हीट पंप क्या कर रहा है भाई, द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, ठीक है भैया। इसका हॉट रिजर्वायर जो है हीट पंप का, हीट पंप का काम क्या होता है, हीट पंप का काम होता है भैया ठंडे वाले से हीट लेना और गर्म वाले को हीट देना कुछ वर्क करके, ठीक है। तो गर्म वाले को ये हीट दे रहे हैं, TH कितने पे दे रहे हैं, 300 केल्विन पर दे रहे हैं। अच्छा, तो ले कहाँ से रहे होंगे, लो वाले से, TL से, और इनका कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना दिया है, 10। अब आपको पता है क्या कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 किसके बराबर होता है, हीट पंप के केस में। मैंने जब याद करने की स्टाइल में इसको बताया हुआ है क्लास में, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो बिजली के बिल कितना आएगा और इन सब तमाम बातों से मैंने एक हीट कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ाया था भैया, कम से कम बिजली का बिल दे और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पहुँचाए। तो ये अगर मैं QL बोलता हूँ तो QL अपॉन W मतलब 60, ये आ गया। तो QL की वैल्यू कितनी आ गई, 600 जूल,
मतलब ये 600 जूल यहाँ पर हीट देगा। ठीक, यहाँ से 600 दे रहा है और इधर से 60 ले रहा है, तो यहाँ पर कितनी देगा, यहाँ से कितना लेगा, लो टेम्परेचर से 540 जूल, ये 540 जूल हो गया। ठीक, टीएल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि भैया कैसे निकाल सकते हैं टीएल की वैल्यू, कि यार क्यू एल अपॉन क्यू एच इज टी एल अपॉन टी एच। तो क्यू एल अपॉन क्यू एच कितना हो गया, 600 अपॉन 540, और ये बराबर होगा टी एल अपॉन 300 के बराबर, है ना भाई लोग। तो ये और ये कैंसिल हुआ। ठीक, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही टी एल की, यहाँ से टी एल की वैल्यू आती है, टी एल की वैल्यू आती है 60 गुणे 30/54, है ना भाई। तो ये आ गया 10 और 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, ये आ गया 10 और 6 × 18, ये कितना आ गया भाई, टीएल आ रहा है, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है यार, ये तो 9×54 है, टी एल अपॉन टी एच इज क्यू एल अपॉन क्यू एच, क्यू एल 600 है, क्यू एच 540 है, टी एल है 100/3, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, 60 जूल आ गया और हमने दिया था 10, 10 की वैल्यू है क्यू एल अपॉन 60, तो यहाँ से क्यू एल आ गया 600, सही है भैया, क्यू एल की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, तो ओ गड़बड़ कर दिया ना, क्यों गड़बड़ हो गया भैया, ये हाई टेम्परेचर था यार, तो ये क्यू एच होगा, ये क्यू एल होगा। ठीक है जी, हो गई गलती। तो ये 540, 540 अपॉन 600, आय हाय हाय, ये बच्चा, ये देखिए साहब कितना स्मूथली कैंसिल हो रहा है भाई, मैं सोचूं यार। हाँ हाँ, ये कितना आ गया, ये आ गया 540/2, तो 27 दूनी 54, 270 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आ रहा है 270 केल्विन। ठीक है भाई लोग, अब जरा चारों ऑप्शन करना शुरू करते देखते हैं। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैरनॉट इंजन इन 1 साइकिल 60 जूल, ये सही है, देख लीजिए। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नॉट इंजन इज 600। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 270। हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल इज 540। नहीं भैया, ये तो 600 है, 540 तो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है लो टेम्परेचर वाले से, है ना, तो ये आंसर गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ए बी सी, और जेई ने भी क्या दिया है, जेई ने भी दिया है ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जेई का एडवांस का। बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, क्योंकि दो ही साल हुए हैं, 3 साल हुए शायद, तीसरा साल था ये चैप्टर ऐड करते हुए, और देखिए धमाल मचाना शुरू कर दिया है जेई ने। तो इन चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A conducting solid sphere of radius r and mass m carries a charge q. The sphere is rotating about an axis passing through its center with a uniform angular speed omega. The ratio of the magnitudes of the magnetic dipole moment to the angular momentum about the same axis is given as। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली में, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बार बार क्लास में स्ट्रेसफुली बोलता था कि म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो q/2m केवल तभी होता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों सिमिलर होते हैं, सेम तरीके से। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दोनों की डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो सेम होना चाहिए। ठीक, अब देखो क्या होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में अगर आप चार्ज दोगे ना बच्चों, तो ये किस पे आएगा, केवल सरफेस पे आएगा, और जबकि मास पूरे में होगा। तो इस बार ये q/2m नहीं आएगा। कई बच्चे यहाँ 1 लिख करके चले आए हैं ये सोच करके कि बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है और
बस वन आंसर हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं Q/2m पता है किसका होगा, मैं बताता हूं। म्यू शेल का, क्या मैं कह सकता हूं जिसका चार्ज Q है वो बराबर होगा म्यू कंडक्टिंग शेल के, कंडक्टिंग स्फीयर के। मतलब एक थिन स्फेरिकल शेल ले लीजिए आप, थिन स्फेरिकल शेल, उस पर चार्ज सरफेस पे डाल दीजिए, इस पर चार्ज और कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज सिमिलर होगा बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस शेल का म्यू और इस कंडक्टिंग स्फीयर का म्यू सेम होगा। अब शेल के लिए मैं लिख सकता हूं म्यू शेल डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल। ये तो गारंटी भाई Q/2m होगा, ये तो गारंटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब अपना काम बन चुका है। ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात को। एल शेल क्या होगा, ये होगा आई ऑफ शेल इंटू ओमेगा। आई ऑफ शेल कितना होता है 2/3 mr² इंटू ओमेगा। अगर मैं इसको सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में कंडक्टर का म्यू और एल पूछा गया है, जबकि म्यू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होगा और जो एंगुलर मोमेंटम है वो पूरे फुल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा मास अंदर से लेके बाहर तक के कारण होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसका मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट लेंगे वो सॉलिड, जो एंगुलर मोमेंटम लेंगे वो सॉलिड स्फीयर का होगा। एंगुलर मोमेंटम किसका, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम सॉलिड स्फीयर का होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है म्यू ऑफ, ध्यान से सुनना, कंडक्टिंग स्फीयर डिवाइडेड बाय म्यू एल ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि बराबर होगा म्यू ऑफ शेल डिवाइडेड बाय एल ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये मैं कह रहा हूं, और जो कि Q/2m के बराबर नहीं होगा, क्योंकि शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, सॉलिड स्फीयर का अलग होता है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, शेल के लिख ले रहे हैं किसके टर्म्स में, देखना जरा ध्यान से, 2/3 इंटू 5/2 इंटू 2/5 mr² ओमेगा। क्योंकि 2/5 mr² ओमेगा लिखते ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/6, और 2/5 mr² ओमेगा क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर। यही तो चाहते थे। ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू शेल की, ये यहां पुट कर दो, तो क्या आएगा भाई, म्यू ऑफ शेल डिवाइडेड बाई 10/6 ऑफ एल ऑफ स्फीयर बराबर Q/2m। बस यही तो निकालना था। म्यू ऑफ शेल मतलब कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हो, ठीक, डिवाइडेड बाई एल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब, बराबर क्या होगा 10/6 ऑफ Q/2m। यानी कि अल्फा की वैल्यू 10/6 है। 10/6 किसके बराबर होगा, 6 कम 6 40 बचा, 6 चौको 6 चरेंग 36, 6 चरेंग 36, 1.67। तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 1.67। जेई ने क्या आंसर दिया देख लेते हैं। जेई ने रेंज दी है बच्चों 1.66 टू 1.67। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आज के बाद ध्यान रख लेना, सिमिलर चार्ज और सिमिलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंडक्टर में सिमिलर चार्ज और सिमिलर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज होगा सिर्फ सरफेस पे, जबकि मास होगा पूरे कंडक्टर में अंदर से लेके बाहर तक। क्लियर है जी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन इतना मजेदार क्वेश्चन है कि मतलब क्लास में हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट न्यूक्लियर मास, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो बड़ी ही खुशी की बात है। देखते हैं, हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी nu1 and eject the electron with a kinetic energy of 10 electron volt. The electron then combine with the positron at rest to form a positronium atom in its ground state and simultaneously emits a photon of frequency nu2. The center of mass of the resulting positronium atom moves with a kinetic energy of 5 electron volt. It is given that positron has the same mass as the electron and the positronium atom can be considered as a Bohr model in which the electron and the positronium orbit around their center of mass, concerning no other energy lost during the whole process. The difference between the two photon energies in electron volt. ठीक साहब, तो देखते हैं भैया, है ना, डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले, a hydrogen atom initially at rest in its ground state absorbs a photon of energy nu1.
H-1 इन्होंने भाई साहब ने एब्जॉर्ब किया, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इजेक्ट किया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब एक तो इसने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी होगी, प्लस 10 एक्स्ट्रा दी होगी ताकि वो बाहर जाके दौड़ने लगे। अगर 13.6 देता तो जस्ट वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाता, यानी कि 10 एक्स्ट्रा दी होगी तो कितना हो गया बच्चों, 13.6 प्लस 10, ये 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइन। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आया है भाई साहब, ये कंबाइन होता है एक पॉजिट्रॉन से और एक पॉजिट्रोनियन एटम बना देता है। अब देखिए जरा, फाइनाइट न्यूक्लियर मास जब कंसीडर करते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि म्यू के प्रोपोर्शनल आती है एनर्जी। म्यू मतलब स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, जहाँ एम जो है वो न्यूक्लियर मास है। और नहीं मालूम है तो इसको भाई आप एक बार करके देखें, ये आएगा। और ये पता होना चाहिए, कोई वहाँ पर ये सॉल्व करेगा तो जाने कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ तो साफ समझ में आ गई है कि पॉजिट्रोनियम में ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर, जब केवल इलेक्ट्रॉन है और एम इनफाइनाइट है, मतलब जब हम मानते हैं एम इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ई बराबर क्या आएगा, के इंटू, पहले केस में सिर्फ एम आएगा। जब क्यों आएगा एम, अरे कैपिटल एम से डिवाइड कर दो बाबा, कैपिटल एम से डिवाइड कर दो, ये ठीक। अब टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी डाल दो, एम को टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी डाल दो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई, और केवल ऊपर क्या बचेगा, स्मॉल एम बचेगा कि नहीं बचेगा। दूसरे केस में देखो, पॉजिट्रॉन वाले में, उसमें क्या होगा, एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, मतलब 2m, तो m/2 आएगा। इसका मतलब ये बात होता है कि पॉजिट्रोनियम एटम में जो एनर्जी है वो ये वाली एनर्जी की आधी होगी। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूँ पॉजिट्रोनियम एटम की एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज माइनस 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक, अब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन गए, किसके पास गए, पॉजिट्रोनियम एटम के पास। वो किसके पास, पॉजिट्रोनियम एटम के पास नहीं गए, इन्होंने पॉजिट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मिला, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग के आ रहा था, पॉजिट्रॉन से मिल गया, तो कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है, एक पॉजिट्रॉन जो रेस्ट पर है, ये बन रहा है, ध्यान से सुनना, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या एटम, पॉजिट्रोनियम एटम बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक, तो कितनी एनर्जी इस केस में रिलीज होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये मूव भी कर रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये मूव कर रहा है, तो टोटल एनर्जी इस समय कितनी हुई, क्योंकि मोमेंटम के कारण मूव भी करेगा, -1.8 हो गई कि नहीं हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइनल एनर्जी। तो कितना फोटोन रिलीज किया होगा उसने, बताइए भैया। अब मान लेते हैं H-2, इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो H-2 की एनर्जी होगी 10 + 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों भैया, सही कह रहे हैं कि नहीं, तो जरा डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस, ये वाली एनर्जी कितनी है, 13.6 + 10 -10 + 1.8, तो ये 10 और 10 कट गया, 13.6 में से 1.8 गया, 16 में से 8 गया, 8 भाई लोग। ठीक, 2 में से 1 गया, 1 और 1, कितना बचा, 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आएगा। चेक कर लीजिए भैया, पहली बार 13.6 + 10, अगली बार 1.8 + 10। 1.8 क्यों, कैसे पता चला भैया, अरे इसको उधर लेके जाओ ना यार, इसको उधर लेके जाओगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा था और -1.8 में जा रही थी यार, तो रिलीज कितनी होगी, 11.8 रिलीज हुई होगी ना यार, सिंपल सी बात है। इस बार 23.6 में से 11.8 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11.8 ही बचेगा। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक अच्छी बात ये हुई, कुछ लोगों से गलती हुई, फिर भी ये आंसर सही हो गया कई बच्चों से, क्योंकि उन्होंने सेकंड वाले का आंसर लिख करके चले आए थे 11.8, और डिफरेंस भी कोइंसिडेंटली वही आ रहा है। क्यों, क्योंकि 11.8 का डबल अगर करेंगे तो 23.6 ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस ऑफ n मोल्स इज टेकन थ्रू अ साइकिल W X Y Z W consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi-static processes as shown in schematic VT diagram. The volume of the gas at W X Y Z points are, अच्छा ठीक है, W X Y पर इन्होंने दिया है तो मैं अभी नोट कर लेता हूँ यहाँ पर लगे हाथों। W पर इन्होंने दिया है, X पर दिया है और Y पर दिया है, ठीक है, और TW टेम्परेचर के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें अपन लिख लेते हैं। W पर जो वॉल्यूम दिया है वो 64 है, इधर दिया है 125 और ये है 250, ठीक है, और ये सीसी में है और टेम्परेचर केल्विन में बच्चों। ये TW बोला है और उन्होंने कहा है NRTW की वैल्यू 1 है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस TW एट द पॉइंट W सच दैट, अब ये कह रहे हैं देन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस अलोंग द पाथ XY। XY पाथ पता है कैसा है? अरे VT ग्राफ अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो PV इक्वल्स टू NRT में V प्रोपोर्शनल टू T, तो जाहिर सी बात है NR/P कांस्टेंट है, तभी तो ये ओरिजिन से पास होती लाइन है, Y बराबर mx है भाई, ठीक है। तो यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको निकालना है x से y वाला जो प्रोसेस है ना, ये है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में गैस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की तो सीधा पता है यार, NCP डेल्टा T पता है ये बात। तो Q बराबर N F/2 प्लस 1 NR डेल्टा T। N मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर ये हमें निकालना है, तो उसके लिए डेल्टा T निकालना पड़ेगा और TW के बारे में केवल इंफॉर्मेशन दी है। तो एक काम करते हैं, TW से TX निकालते हैं, फिर TX से TY निकालते हैं, ठीक है। ये शुरू करें तो TW इंटू VW की पावर गामा -1 बराबर TX VX की पावर गामा -1, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, गिवन है, ठीक। TW देखो कितना है, TW देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी बाद में वैल्यू दी गई है। VW कितना है 64 टू द पावर गामा -1, मोनोटॉमिक गैस है, ध्यान रखें ना। तो गामा -1 की वैल्यू क्या होगी 2/f यानी 2/3। और TX VX बोलो कितना है 125 की पावर 2/3 बच्चों। TW 64 का क्यूब रूट होता है 4 और उसका डबल होता है 16, तो ये आ गया 16। TX इंटू 125 का क्यूब रूट हो गया 5 और इसका स्क्वायर हो गया 25। तो बच्चों यहां से TX की वैल्यू आ जाती है 16/25 TW। ये मार्क कर देते हैं भाई हम, है ना, यहां पर खटाक से मार्क कर दिया। ये देखिए साहब 16/25 TW। और एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, यहां से यहां तक जाने में वॉल्यूम डबल हो रहा है, ठीक, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यहाँ का टेम्परेचर तो खड़ाक से 32 TW/25 आ गया ना, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, बस आंसर आने वाला है, देखिए कैसे आता है। Q बराबर F/2 बोलिए 3/2 प्लस 1 5/2 है ना भाई NR, डेल्टा T बोलिए, T फाइनल बोलिए 32/25 माइनस 16/25 TW। ये लीजिए साहब NRTW की वैल्यू देखिए क्या चमका दी इन्होंने, आहा हा 1 जूल, क्या बात है। तो Q की वैल्यू आती है 5/2 इंटू 16/25, ये आ गया। ये कितना आया 5×25 5 दूनी 10, तो 16/10 कितना हुआ बेटा 1.6 जूल, 1.6 जूल। तो आंसर क्या होना चाहिए 1.6। जेई ने आंसर क्या दिया है चेक कर लीजिए 1.6 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन है अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अ सेकंड सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ's रोटेशन at a distance r2 from the center of earth such that r1 बराबर 1.21 r2। the time period of the second satellite as measured from the geostationary satellite। थोड़ा सा सावधानी बरतनी भैया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, तो ये हो गई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, और ये होगी दूसरी ऑर्बिट। अब
ये कह रहे हैं इनके फ्रेम से देखने पर ये कहाँ दिखेगी। ठीक, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ओमेगा ओमेगा जी है या ओमेगा 1 है, इनका ओमेगा 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 2 रिलेटिव टू 1 इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अगर मैं कॉमन सेंटर के अबाउट बात कर रहा हूँ। ये कैसे कह रहे हो सर आप? ये भी कह सकते हैं, ये कोई हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, मैं बता देता हूँ ये कैसे कह रहा हूँ। किसी पॉइंट से ये वाली सैटेलाइट थीटा 1 घूम गई, ठीक है, और ये वाली सैटेलाइट अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 2 घूम गई। ठीक, तो इसके रिलेटिव ये वाली सैटेलाइट के रिलेटिव ये कितना घूम गई? थीटा 1 प्लस थीटा 2 घूम गई ना रेडियस वेक्टर से, है ना भाई? बोलो। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया। ओमेगा 2 1, अदरवाइज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कहेंगे और फिर कहेंगे ओमेगा 1 अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक, तो 2 पाई, अगर मैं रिलेटिव टाइम पीरियड जो पूछा गया है तो मैं बोलूंगा 2 पाई बाई टी रिलेटिव इज 2 पाई बाई T2 प्लस 2 पाई बाई T1। ये हटा दीजिए, तो 1 बाई टी रिलेटिव टी रिलेटिव की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, शुरू करें। अच्छा, ये अब कैप्लर्स लॉ पे आ जाइए, या सीधा सीधा सर्कुलर ऑर्बिट में आपने पढ़ा है आर स्क्वायर, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, दैट मीन्स R1 बाई R2 बराबर T1 बाई T2। ठीक है भाई, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये क्यूब, ये पावर 3/2 कर दीजिए बच्चों। यहां से T2 की वैल्यू खट से आ जाती है। क्या आ जाती है T2 की वैल्यू? T1 अपॉन R1 बाई R2 कितना दिया? 1.21 टू द पावर बोलिए 3/2। ये लीजिए साहब, 1.21 की पावर 3/2 निकालते हैं, तो 1.21 की पावर 3/2 अलग से निकालते हैं। इसका रूट क्या होगा? ये तो पता ही है, 11 होता है। 1.1 का क्यूब आ गया, 1.1 का क्यूब का मतलब 1.21 इंटू 1.1, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1 2 1, फिर 1 2 1 1 3 3 1 1.33 लेंगे डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो ये आ गया T1 अपॉन 1.33। ये आ गया। T1 की वैल्यू बच्चों कितनी? 24 है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए T2 और T1 की, इस जगह T2 की वैल्यू पे, तो 1 बाई टी रिलेटिव किसके बराबर आ जाएगा जी बताइए? 1 बाई T2। 1 बाई T2 का मतलब कितना हुआ जरा यहाँ से बताइए? 1.33 अपॉन 24 प्लस T1 कितना है? 24, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 होता ना भाई, तो 1 अपॉन टी रिलेटिव कितना आ गया बच्चों? 2.33 अपॉन 24। तो यहाँ से टी रिलेटिव की वैल्यू आ जाती है 24 अपॉन 2.33। इन्होंने कहा 24 बाई पी आवर्स जो है ये होना चाहिए। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? 2.33। और जेई ने भी इसका आंसर क्या दिया है बच्चों? 2.33। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं क्या है। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स ऑफ ए थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ L are separated by a thermally conducting movable piston of area A. Okay. The left and right compartments are filled with 3/2 and 1 mole of an ideal gas. Okay. लेफ्ट में 3/2 है और राइट में 1 मोल है। ठीक है। In the left compartment, the piston is attached by a spring with a spring constant K and natural length 2L/5. Okay. ठीक है। In thermodynamic equilibrium, the piston is at distance L/2 from the left and the right edges of the container as shown in the figure. Under the above condition, if the pressure in the right compartment is P equals to KL/A alpha, then the value of alpha is. बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तो, है ना? तो इसको P1 बोलते हैं, इसको P2 बोलते हैं। ये जो पिस्टन है ना, ये कंडक्टिंग पिस्टन है इसका, और ये सारी वॉल जो है वो एडियाबैटिक है, इंसुलेटर की है। ठीक, इसका आइसोलेटर बोला गया है ना, इसलिए इसका मतलब एनर्जी कहीं बाहर तो जा नहीं रही है, ये बात तो देखो कंफर्म है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों का टेम्परेचर एक तो सेम होगा, फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ये कंफर्म, और दोनों का वॉल्यूम हमें दिख रहा है सेम है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगर हम सोचें तो वो वॉल्यूम सेम और टेम्परेचर सेम। ठीक,
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि P प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो प्रेशर का जो डिफरेंस है बच्चों P1 बाई P2, तो P अगर मैं देखना चाहूं तो P1 बाई P2 N1 बाई N2 के बराबर होगा। इन्होंने P2 पूछा है, ध्यान रख लेना, अंडर द अबव कंडीशन इफ द प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट, P2 पूछा है। ठीक, मैं काफी साहब देख लेते हैं P2 की वैल्यू को। तो कैसे देखें भाई, सिंपल सी चीज है, P1 बराबर 3/2 P2 होगा बच्चों, ये भी तय है ना। अब यहां पर अगर FBD बनाते हैं इस पिस्टन का, तो इस पर इस साइड फोर्स लगेगा KX स्प्रिंग का, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। जहां पर x की वैल्यू बच्चों क्या है, x की वैल्यू है L/2 माइनस 2L/5। अच्छा ये कितना आता है जरा ये भी देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 माइनस 4L यानी कि L/10 आता है। ये कितना आता है, L/10। तो x की वैल्यू हम बाद में डाल देंगे। इधर बच्चों आया P1A और इधर आया P2A। तो यहां से एक बात तो तय है कि हमें यह समझ में आ गया है कि KX प्लस P2A बराबर P1A है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P2, ध्यान रख लेना भाई। ठीक, तो P1 की वैल्यू 3/2 P2 लिखी मैंने, तो 3/2 P2A, KX प्लस P2A ये आ गया। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए भाई। P2A को इस राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, KX बराबर 3/2 P2A माइनस P2A मतलब हाफ P2A। ठीक, तो P2 की वैल्यू आती है 2 टाइम्स K अपॉन A इंटू एक्स, वेयर x इज L/10। ठीक बच्चा, तो KL/A में 1/5 KL/A बनता है। तो अल्फा हो गया 1/5। 1/5 का मतलब पता है कितना हुआ, 0.2। 5 दूनी 10 भाई, 0.2। और जेई ने अगर हम आंसर देखें तो जेई ने आंसर भी इसका 0.2 ही दिया है। वाह वाह क्या बात है, 0.20। तो ये है जेई का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। मुझे कैसे स्ट्राइक किया तुम ये पूछ सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि यार स्प्रिंग देख करके और बीचों बीच पिस्टन देख करके ये सोच करके कि टेम्परेचर सेम होगा, तो इतना तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंस के कारण जो प्रेशर आया है वही स्प्रिंग के कारण प्रेशर डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक, तो ये सोच करके मैंने ये सॉल्व किया था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं साहब। In a Young's double slit experiment, a combination of two glass wedges A and B having refractive indices 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits as shown in the figure. The separation between the slits is d equals to 2 mm. ठीक है साहब। And the shortest distance between the slits and the screen is d equals to 2 meter. Thickness of the combination of the wedges T बराबर 12 micrometer. The value of L as shown in the figure is 1 mm. Neglect any refraction effect at the slanted interface of the wedges. Okay, इसको neglect करते हैं ना भाई, है ना। Due to the combination of the wedges, the center maximum shifts with respect to O pi. अब इन्होंने जो ये कहा है ना, निग्लेक्ट एनी रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द स्लैंटेड इंटरफेस ऑफ द वेजेस, ये इनको नहीं लिखना चाहिए था एक्चुअली में। क्योंकि अगर आप रिफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं लोगे तो बेंडिंग नहीं देखोगे, आप बेंडिंग आप करा नहीं पाओगे। और अगर बेंडिंग नहीं करा पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा बच्चों, गड़बड़ ये होगा कि अगर बेंडिंग नहीं होगी तो आप कैसे कहोगे कि मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है। लोग कहते हैं अरे सर बेंडिंग एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फिनोमेना है, हाँ यहाँ वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हो। ये भी हो सकता है। अरे भैया ये आपको पता होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी बेंडिंग है वो सारी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन की जा सकती है ऑप्टिकल पाथ से। ऑप्टिकल पाथ के फिनोमेना से सारी बेंडिंग एक्सप्लेन की जा सकती है, और मैं इस क्वेश्चन को आज बेंडिंग से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मतलब आप कहते हो
कि एक लेंस से जो बेंडिंग होती है वो क्या आप ये ऑप्टिकल पाथ से समझा सकते हो? कि हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं साहब, बिल्कुल समझा सकते हैं। ऑप्टिकल पाथ सेम रखने के लिए वेवफ्रंट को बेंड होना पड़ता है। अगर ये प्रिज्म है और यहाँ से इस तरीके से लाइट आ रही है, मतलब ये वेव फ्रंट है, तो लाइट अगर प्रिज्म से टकराती है तो वो इस तरफ बेंड क्यों होती है? इसको सोचने का ये भी तरीका हो सकता है कि यहाँ ऑप्टिकल पाथ छोटा है, यहाँ ऑप्टिकल पाथ बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो है वो ज़्यादा फेस में होगा जब लाइट निकलेगी, आगे चला गया होगा क्योंकि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है वो ज़्यादा है इसकी, इसका फेस आगे चला गया। तो सेम फेस में रहने के लिए हवा में थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा ना लाइट को, इसलिए इसका वेव फ्रंट बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग को केवल आप स्नेल्स लॉ से ही नहीं समझा सकते। और आपने तो प्रूफ भी किया होगा यार स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ आपने जो वेव थ्योरी से भी इसको डिराइव किया होगा, हाइगन प्रिंसिपल से, है ना? नहीं किया तो एनसीईआरटी देख लीजिएगा, उसमें डेरिवेशन दिया है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो दो मेथड से आज इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। एक तो फिल्म वाला अरेंजमेंट जो होता है, होल के सामने जो फिल्म होती है उसको करके दिखाऊंगा, और एक मैं नॉर्मल बेंडिंग से दिखाऊंगा। बेंडिंग से समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं इसको अलग डायग्राम ले जा रहा हूँ। इन्होंने जो डायग्राम बनाया वो इस तरीके का बनाया है, ये मान करके इन्होंने काम किया है कि ये दो हैं, ये लीजिए सरकार, ये इस तरीके से प्रिज्म है। ठीक, इसका मैं मान लेता हूँ ए एंगल A1 ले लीजिए भाई। वैसे दोनों का ए सेम ही होगा तो A1 A2 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने थिकनेस दी और थिकनेस अगर सेम दी है तो जाहिर सी बात है इस तरीके से ही काम होगा। ये दो होल हैं या स्लिट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने डी दी है। मैं अलग से डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि दिख जाएं चीज़ें ढंग से। अब ऊपर वाली जो लाइट रे और नीचे वाली जो लाइट रे है, ये दोनों लाइट रे बेंड होंगी। आपको पता है कितना बेंड होगी तो मैं बता देता हूँ। एक प्रिज्म से डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1a। एक प्रिज्म का ऊपर एंगल है, एक प्रिज्म का नीचे है वर्टेक्स, यानी एक में पॉजिटिव बेंडिंग होगी और एक में नेगेटिव अपोजिट बेंडिंग होगी। तो नेट बेंडिंग कितना हो जाएगा? म्यू1 माइनस 1a1 माइनस म्यू2 माइनस 1a2। इसका मतलब ये कितना आया? ये आया म्यू1 माइनस म्यू2। ए चूंकि सेम है तो हमने कहा म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू ए, ये आ गया। अब ए की वैल्यू कैसे डालें गुरुजी? देखो ए की वैल्यू कैसे डालें, म्यू1 माइनस म्यू2, ए की वैल्यू कैसे डालोगे? ए, या ए की वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले आप ये देखिए कि इस बेंडिंग से होगा क्या। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये स्लिट थी, ये स्लिट थी, यहाँ पर वो प्रिज्म आपने लगा दिया था। इसके बाद पूरी की पूरी जो लाइट रे है, मैं इसको थोड़ा आगे बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। हाँ ये देखिए साहब, ठीक है, ये प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा आगे रख दिया मैंने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो लाइट रे आ रही थी वो बेंड हो गई पूरी की पूरी। अब बेंड हो गई तो सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम, मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, जिधर भी बेंड हो गई, आप ऊपर मान लीजिए, ऊपर बेंड हो गई, सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, है ना भाई? तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा कि कितने अमाउंट से स्क्रीन पर शिफ्ट होगा कि एंगल है छोटा, ये है वाई, ये है डी, और ये रहा डेल्टा। तो शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी हो गई? वाई अपॉन डी बराबर डेल्टा हो गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से। तो वाई बराबर डेल्टा मतलब म्यू माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू ए इंटू डी, ये आ गई। तो ये आंसर है। अब मुझे ए और डी की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल लेते हैं साहब। म्यू1 माइनस म्यू2 देखो कितना आएगा, अभी निकालते हैं, रुक जाइए, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा फिर रखूंगा वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू पहले देखो यहाँ से निकाल के, ए की वैल्यू क्या होगी? ये टी है बेटा, ये देखो चेक करो, ये एल दिया है और ये भी एल दिया है क्वेश्चन में, देख लो तसल्ली से, देख लिया? ठीक, अब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी ये सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा बराबर एंगल बोल सकते हैं, ए बराबर टी अपॉन डी प्लस टू एल, टी अपॉन डी प्लस टू एल, ये है ए की वैल्यू। तो ये ए की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। कितना आ गया? ए बोलो, टी अपॉन डी प्लस टू एल इंटू कैपिटल डी।
ये आ गया भाई। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दे, म्यू1 माइनस म्यू2 देखो, म्यू1 दिया है 1.7 1.5। क्वेश्चन में क्या है, एक बार क्वेश्चन वापस से बता देता हूँ। दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन रखे गए हैं इस तरीके के, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही दिया था, यहाँ पर उन्होंने बस ये पूछा है कि मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होगा, सारी वैल्यू वगैरह दी गई हैं, एल दिया है, टी दिया है, सब दिया है। चलिए वैल्यू डालते हैं, 1.7 माइनस 1.5 कितना हुआ बच्चों, 0.2। टी देखिए कितना है, टी यहाँ पर ये टी हमने भी टी वही लिया है, टी की वैल्यू देखिए 12 माइक्रोमीटर, और सब कुछ आंसर मिलीमीटर में पूछा है तो मैं लिख देता हूँ 12 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। डी जो है इन्होंने 2 मीटर दिया है, यानी 2000 मिलीमीटर हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की वैल्यू वापस से देखते हैं कितनी दी गई है, 2 mm दी गई है, हाँ। और स्मॉल एल कितना दिया है बच्चों, स्मॉल एल देखो चेक करो, द वैल्यू ऑफ स्मॉल एल एज शोन इन द फिगर इज 1 mm। 1 mm दिया है कि नहीं दिया है, ठीक। ओके, तो ये भी 2 हो गया और 12 भी 2 mm हो गया, मतलब 4 mm आ गया, ठीक है जी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोग, ये हो गया कैंसिल, ठीक। 2 दूनी 4 से ये हो गया कैंसिल, और एक जो डेसिमल था वो 1.2 पर आ गया, तो 1.2 mm की शिफ्टिंग होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1.2 mm। चेक कर लेते हैं भाई आंसर जेई ने क्या दिया है, तो आप भी देख लीजिए, जेई ने आंसर इसका 1.2 mm दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे मेथड से, जो जेई चाह रहा था मोस्ट प्रोबेबली, मुझे नहीं पता। जरा दूसरा मेथड देखते हैं भाई। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई प्लेस एक फिल्म होती है किसी फ्रिंज के किसी स्लिट के सामने, ठीक है, तो उसके कारण से ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, μ-1t। आपने सुना है ये बात, ठीक है, बस इतना सुना है तो इससे काम बन जाएगा। अब आप देखते जाइए, मैंने क्या किया, ये लीजिए सरकार, यहाँ पर एक थिन फिल्म T1 थिकनेस की ले लेते हैं, ये वाली T1 और ये वाली T2 थिकनेस की ले लेते हैं, ठीक। तो नीचे वाली भी ये वाली T2 थिकनेस की हो जाएगी, और फिर ये वाली जो है वो T1 थिकनेस की हो जाएगी बच्चों। ये μ1 है और ये μ2 है, ठीक। तो ऊपर वाले के कारण ऑप्टिकल पाथ में कितना चेंज आएगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स ऑप्टिकल बराबर, ध्यान से देखिएगा, μ1 माइनस 1 T1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आगे बढ़ो भाई, प्लस μ2 माइनस 1 T2 हो गया, और क्या हो गया, ठीक। नीचे वाले के कारण माइनस करना पड़ेगा, ये आपको पता है कि नहीं पता, ऊपर वाले के कारण पार्ट डिफरेंस माइनस नीचे वाले के कारण ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, नहीं पता तो भाई जानिए ये बात, नीचे वाले के कारण बोलिए, μ1 माइनस 1 T2 माइनस μ2 माइनस 1 T1, ठीक। यहाँ से डेल्टा एक्स ऑप्टिकल कितना आता है जरा निकाल के देखते हैं। ये आता है बच्चों μ1 T1 प्लस μ2 T2 माइनस μ1 T2 माइनस μ2 T1। अच्छा जी, μ1 T1, ठीक, और μ2 T1 को एक साथ लिखते हैं, तो क्या आएगा, μ1 माइनस μ2 इंटू T1 प्लस μ2 T2, ठीक, और μ1 T2, तो T2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ μ1 माइनस μ2 ऑफ T2। तो बच्चों ये आ जाएगा μ1 माइनस μ2, ठीक, T1 माइनस T2, ये आ गया, ठीक है भाई, देख लीजिए साहब, इतने की शिफ्टिंग होगी, इतने का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आएगा। अच्छा, अगर ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आया, ध्यान दीजिएगा भाई, तो इसके कारण से पूरे पैटर्न में शिफ्टिंग कितनी होगी, क्या हम ये बता सकते हैं, इस ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के कारण कितनी शिफ्टिंग होगी, ये पता करना है। मतलब बिल्कुल बता सकते हैं साहब, ये कैसे बता सकते हैं आप, मैं कहा यार इसी ऑप्टिकल पाथ के कारण, इसी ऑप्टिकल पाथ के कारण जो डिफरेंस आएगा वो, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऊपर वाला पाथ बड़ा है, नीचे वाला पाथ छोटा है, ये ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस आया, तो उल्टा हो जाना चाहिए, ऊपर वाला पाथ फिर छोटा करना पड़ेगा, नीचे वाला जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वो कम करना पड़ेगा, टू गेट द जीरो फेज डिफरेंस, अगर आपको जीरो फेज डिफरेंस चाहिए, ठीक।
ये वाला जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस होता है वो डी साइन थीटा होता है। जब डी साइन थीटा इस ऑप्टिकल के बराबर हो जाएगा और अपोजिट होगा, वहां पर जीरो फेज डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये बराबर होना चाहिए डी साइन थीटा के। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूँ, सॉरी यहाँ से बीच से साइन थीटा की वैल्यू, ये थीटा है, ये वाई है, ये डी है, तो डी साइन थीटा में के बराबर होगा, यानी कि डी इंटू साइन थीटा की वैल्यू बोलो टेन थीटा के बराबर डी वाई बाई डी। अरे यही तो आएगी यार, बोलो भाई। ठीक, तो y की वैल्यू यहां से आ जाती है म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू मॉड ऑफ टी वन माइनस टी टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये आ जाती है। अब जरा टी वन माइनस टी टू निकाल के देखते हैं क्या आता है। टी वन माइनस टी टू या टी टू माइनस टी वन जो भी है, अभी जरा ध्यान से सुनना भाई, है ना, ये एल है, ये डिस्टेंस एल है, ठीक। तो इसका एंगल ए कितना होगा बोलो, ए बराबर टी वन अपॉन एल। अरे ये लेंथ टी वन है ना, ये लेंथ टी वन है, तो टी वन अपॉन एल बराबर ए। और टी टू के लिए बोलो ए बराबर क्या होगा, टी टू अपॉन ये डिस्टेंस बोलो कितनी हो गई, ये टी टू है, ये टी टू है, ये डिस्टेंस बोलो ये बीच की डी, और ये कितनी हो गई एल, तो टी टू अपॉन डी प्लस एल, ठीक है। तो यहां से टी वन माइनस टी टू की वैल्यू हम निकालते हैं, तो निकालते हैं जरा। मॉड टी टू कौन बड़ा है, बड़ा है टी टू। टी टू कितना है, ए इंटू डी प्लस एल, तो टी टू माइनस टी वन की वैल्यू आएगी ए इंटू डी प्लस एल माइनस ए एल, ये आ गई। ये कितना आया जरा बताओ, ए एल और ए एल हो गया कैंसिल, तो कितना बचा, ए इंटू स्मॉल डी बचा कि नहीं बचा, ये इंटू स्मॉल डी यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए इस एक्सप्रेशन को उठा करके ले जाते हैं, अभी ये कॉपी किया मैंने और दूसरे पेज पर इसको ले लेते हैं, ठीक है। और वहां पर टी टू माइनस टी वन की वैल्यू को हम कितना रखेंगे, ए इंटू डी के बराबर, ध्यान रखना भाई। चलिए सरकार, कोई जगह बची क्या, हो कोई जगह बच नहीं रही है यार, तो एक पेज ऐड कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये लीजिए सरकार, ये ऐड कर दिया मैंने पेज। अब वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक, मॉड ऑफ टी टू माइनस टी टू की टी वन की वैल्यू बोलो ए इंटू डी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये है शिफ्टिंग की वैल्यू म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू ए इंटू डी। चेक करिए पिछली बार शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू ए इंटू डी। तो आप किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप रिफ्रैक्शन लेते, डेविएशन लेते प्रिज्म के कारण, उससे भी आंसर आता। और अगर आपने डेविएशन ना लेकर के थिन फिल्म वाली बात सोची है, जो फिल्म लगाने से बेंडिंग शिफ्टिंग हो जाती है पूरे पैटर्न में, तो उससे भी आंसर आएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन अ विस्कस मीडियम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल with an initial velocity of 270 meter per second. It experiences a viscous drag force F equals to minus CV vector, where the drag coefficient is C equals to 0.1 kilogram per second and V is the instantaneous velocity of the projectile. The projectile hits a vertical wall after 2 seconds. Okay, taking E equals to 2.7, the horizontal distance of the wall from the point of projection is, ठीक है सरकार, देखते हैं भाई। तो यहाँ से हमने 270 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को फेंका 60 डिग्री पर, और इस पर विस्कस फोर्स लग रहा है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं जाता हूँ तो इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो इस पर विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में kv लग रहा है। मान लेते हैं बच्चों ये थीटा एंगल है, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 सेकंड बाद एक दीवार से टकराता है, 2 सेकंड बाद। ये डिस्टेंस 2 सेकंड नहीं है भाई, t बराबर 0 पे चला और t बराबर 2 सेकंड पे इस दीवार से टकरा रहा है, ठीक। ओके, तो अब जरा हम बात करते हैं कि t बराबर 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है इस वॉल की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखना ही ठीक रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसका एफबीडी बनाए तो पीछे की ओर फोर्स कितना लगेगा, के वी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा, आप चेक कर लीजिए भाई। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट अगर के वी फोर्स लग रहा है ना भाई। ये अभी जूम आउट नहीं हुआ है शायद, हाँ अब हो गया। तो
केवी ये फोर्स है, ये फोर्स केवी है, ये थीटा एंगल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवी पीछे की ओर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग, हम लिखेंगे केवी कॉस थीटा बराबर माइनस एम डी वी एक्स बाई डी टी, और वी कॉस थीटा इज वी एक्स बेसिकली, तो हम लिख सकते हैं के वी एक्स बराबर माइनस एम डी वी एक्स बाई डी टी। अब ध्यान रखना, इन्होंने डिस्टेंस के टर्म्स में बात करी है और टाइम और डिस्टेंस। अब या तो उसको हम 2 बार इंटीग्रेट करें बच्चा लोग, तब काम बन सकता है, या एक और तरीका है मैं बताने जा रहा हूं कि इसको 2 तरीके से सॉल्व करो। माइनस वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, के वी एक्स। भाई डी वी एक्स बाई डी टी को वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स लिखा जा सकता है, ये बात पता होगी तुमको मेरे हिसाब से, ठीक। तो यहां से वी एक्स हो गया कैंसिल, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आता है माइनस एम डी वी एक्स बराबर के डी एक्स। यहां से क्या होगा, हमें डिस्टेंस पता चलेगी बच्चों, मतलब वी एक्स नॉट इनिशियल, और जब वो दीवार पार कर रहा था तब वी एक्स मान लेता हूं, ध्यान से सुनना, और 0 से x डिस्टेंस। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, यहां से आएगा वी एक्स नॉट माइनस वी एक्स बराबर इंटू एम अपॉन के बराबर x। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव है वी एक्स निकालना, कितने टाइम बाद, 2 सेकेंड बाद। तो फिर से इसी इक्वेशन को पकड़ो और देखो वी एक्स 2 सेकेंड बाद इस इक्वेशन से लाया जा सकता है कि कैसे गुरुजी की, देखो इसको लिख सकते हैं के डी वी एक्स, सॉरी माइनस एम डी वी एक्स बाई वी एक्स बराबर के डी टी, भाई लोग लिख सकते हैं। इसको करते हैं इंटीग्रेट, वी एक्स नॉट से वी एक्स तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इसको 0 से t जो कि 2 सेकेंड दिया गया है डाल देंगे वैल्यू अभी थोड़ी देर में, है ना भाई। हमने k भी लिया है, ध्यान रखिएगा, k मतलब c है, k मतलब c है, ठीक, कोई बात नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर क्या आएगा, माइनस एम एल एन वी एक्स अपॉन वी एक्स ओ बराबर के इंटू टी, ठीक। यहां से हमारी वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमें यहां पर चाहिए, इस इक्वेशन में चाहिए, ठीक। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग, ये आती है वी एक्स ओ ई की पावर माइनस के टी बाई एफ। देखिए कितनी है ये, वी एक्स तो कितना होगा, वी एक्स तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तो 270 कॉस 60 270 बटे 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए ई की पावर माइनस के कितना बच्चों 0.1, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, अच्छा, और 200 ग्राम मास दिया है मतलब 0.2, आय हाय हाय क्या बात है, ये तो पावर 1 आ गया, तो ये आ गया 270 बटे 2 ई, और ई की वैल्यू कितनी है 2.7, क्या बात है भाई क्या बात है। तो ये आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू मैं डालने जा रहा हूं इस इक्वेशन में, और x की वैल्यू आ जाएगी, बल्ले बल्ले अपना हो जाएगा। चलिए जी डालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। इस इक्वेशन को उठा करके हम ले चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक, 50 डालना ध्यान रखिएगा। चलिए जी यहाँ पर ले चलते हैं, ये आ गई इक्वेशन यहाँ पर, ये इसको हटा देते हैं। हाँ, तो x की वैल्यू m कितना दिया है 200 0.2, k कितना दिया है 0.1, वी एक्स नॉट कितना है भाई 270 कॉस 60 मतलब 270 बटे 2 माइनस 50, तो ये कितना आ गया बच्चों 2, 270 बटे 2 कितना हो गया, भाग दो भाई, 135 माइनस 50, 135 माइनस 50 कितना आ गया 85, ये आ गया 2 25 10 2 8 16, 170 मीटर ये आंसर होना चाहिए। दिया क्या जेई ने, 170 मीटर दिया है, आप चेक कर सकते हैं 170 मीटर, ठीक। आप इसको 2 बार इंटीग्रेट करके भी काम कर सकते थे, मतलब सर, मतलब जो ये इक्वेशन आई है ना x बराबर, ये भी देख लीजिए, दूसरा मेथड भी देख लीजिए, वी एक्स को लिखिए आप डी एक्स बाई डी टी बराबर वी एक्स नॉट ई की पावर माइनस क्या आया था भाई के बाई एम टी, माइनस के बाई एम टी, इसको डी टी को इधर ले आइए और अब यहां इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों, ये भी कर सकते थे आप,
है ना। ये काम भी किया जा सकता था, इसको 0 से 2 सेकेंड, इसको 0 से x, तो यहाँ से x सीधा पता चल जाता भाई, वो भी आप काम कर सकते थे। ठीक बच्चा लोग, चलो निकाल के देख भी लो। VXO की वैल्यू कितनी है भाई, 135 है ना। ठीक, और ये कितना आएगा, खैर कर क्या लेना, कर लो अपने आप से सॉल्व करो, ये हो जाएगा। ठीक, मैं कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, मतलब कर दिए मैंने एक बार कैलकुलेशन, मेथड अब आपको बता दिया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए सरकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 16। एन ऑडियो ट्रांसमीटर टी एंड अ रिसीवर आर hung vertically from two identical massless strings of length 8 meter with their pivots well separated along the x-axis. ठीक, they are pulled from the equilibrium position in opposite directions along the x-axis by a small angular amplitude theta naught बराबर cos inverse 0.9 and released simultaneously. If the natural frequency of the transmitter is 660 Hz and the speed of sound in air is 330 meter per second, the maximum variation of the frequency, okay, समझ गया। देखो भाई, मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिस समय साइमल्टेनियसली रिलीज किए जा रहे हैं, तो जिस समय ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे आ रहे होंगे, इस समय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनी जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे की ओर आते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, और जब एक दूसरे से अवे जाते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई जाती है। फॉर्मूले हमें आते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना। एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया गया है, लोगों को एंगुलर एम्पलीट्यूड देख करके एकदम से चस्का लगता है ए ओमेगा करने का, मेरा कहना है कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कॉस इनवर्स में दिया है, तो यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कि मतलब गुरुजी, कि मतलब ये कि ये थीटा है अगर, और ये पेंडुलम यहाँ तक गया है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये एल है तो ये एल कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, L1 माइनस कॉस थीटा। तो इतना वर्क डन बाई ग्रेविटी हुआ, इक्वल्स टू लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अगर v है तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाती है अंडर रूट 2g/L 1 माइनस कॉस थीटा, रूट 2g मतलब 10, L मतलब 8, 1 माइनस 0.9, 0.9 में से 1 गया 0.1, ये बचा 8 दूनी 16, 16 का रूट 4, तो ये आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। अब डिफरेंस पर आ जाते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान रख लेना। तो एक बार सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की ओर 4 से आ रहे हैं, और एक बार 4 से अवे जा रहे हैं, यही है भाई दो सिचुएशन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए फ्रीक्वेंसी के लिए, यही वेरिएशन की बात कर रहा है। मैं कहा ठीक, तो पहली बार क्या लिखेंगे, जब मैक्सिमम सुनाई देगी तब होगा। बच्चों ध्यान से सुनना, साउंड की स्पीड कितनी दी है पहले ये देख लेते हैं। साउंड की स्पीड है 330, तो हम लिखेंगे 330 प्लस 4 अपॉन 330 माइनस 4, ये है मैक्सिमम का केस, और ये है मिनिमम का केस, 330 माइनस 4 अपॉन 330 प्लस 4 ऑफ एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 330 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 330 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 330 माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू एफ। ये वैल्यू आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक बार 330 को ऐड कर दीजिए, 660 हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे भाई, एक बार 4 सब्ट्रैक्ट कर दी तो 4 और 4 8 आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 330 का स्क्वायर, 330 का स्क्वायर, इसमें 4 को नेग्लेक्ट कर दीजिए भाई, तो बहुत छोटा हो जाएगा, 330 गुणे 330। ठीक, इंटू एफ। एफ की वैल्यू देखिए 660 दी हुई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो 330 दूनी 660, 330 दूनी 660, 8 चौको 32, तो ये आ रहा है 32 हर्ट्ज, ये वेरिएशन होना चाहिए। और दिया क्या है आंसर, देख लीजिए बच्चों, आंसर की रेंज दी है 31.19 टू 32.27। तो जिन्होंने बाइनोमियल नहीं लगाया उनको टाइम लग गया है, जिन्होंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया है वो बच गए हैं। तो भैया ये था पेपर नंबर 2, कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू। ठीक है, तो बढ़िया से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, सोल्यूशन देखिए, हिंट देखिए, और अच्छा पेपर था ये वाला। चलिए, थैंक यू।